नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का गद्य का पहला पाठ है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं कि स्वयं प्रकाश जो हैं उनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की और एक प्रौद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो राजस्थान में बीता था। एक्चुअल में क्या हुआ, स्वयं प्रकाश जी जो हैं वो राजस्थान के अजमेर शहर में रहते थे। इनके पिताजी प्रारंभ से ही अजमेर रहने लगे और साहित्यिक जीवन कविता से इनका शुरू हुआ। इन्होंने शुरू किया और अजमेर के प्रसिद्ध एक कथाकार थे रमेश उपाध्याय। उनकी सोहबत से उन्होंने कहानी लेखन की ओर अपना रुझान किया और इन्होंने जो गद्य लिखा है उसमें एक्चुअल में मध्यम वर्गीय जो जीवन है उनके कुशल चितेरे रहे हैं। यानी शोषक वर्ग जो है, शोषण वर्ग, उस शोषण वर्ग के विरुद्ध इन्होंने चेतना उठाई। सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय वगैरह लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ इन्होंने अपनी कहानियों में लिखा। फिर ये इन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद में भोपाल में रहते थे और वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया करते थे। ये वसुधा नामक पत्रिका जो कि हरिशंकर परसाई जी ने शुरू की थी वही है। फिलहाल 2019 में इनका देहांत हो गया, ध्यान रखना इस बात का। 8वें दशक के उभरे हुए स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, संधान, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। बीच में विनय और ईंधन इन्होंने उपन्यास लिखे। ईंधन जो इनका उपन्यास है वो भूमंडलीकरण की वृहद परिघटना पर भारतीय समाज पर जो पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन इस उपन्यास में इन्होंने करवाया है। हिंदी का ये ऐसा पहला उपन्यास है जो भूमंडलीकरण के आधार पर लिखा गया है। और ये जो बीच में विनय उपन्यास है ये भीनमाल जालोर के परिवेश पर लिखा गया उपन्यास है, बीच में विनय। इनके अलावा इनका कहानी संग्रह सूरज कब निकलेगा, इसमें मारवाड़ के इलाके में 70 के दशक में आई बाढ़ के आधार पर लिखा गया है। ठीक है। सूरज कब निकलेगा यह मारवाड़ क्षेत्र में 70 के दशक में एक बाढ़ आई थी, उस पर लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने पहले सम्मान है बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, अनेक पुरस्कारों से ये पुरस्कृत किए गए हैं। स्वयं प्रकाश जी मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में शोषण वर्ग के विरुद्ध चेतना, हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ इन्होंने प्रतिकार का स्वर उठाया। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा की समृद्धि करती हैं। इनके अन्य जो रचनाएं हैं जैसे नाटक है वो फिनिक्स लिखा था इन्होंने, चौबोली है, सबका दुश्मन है, कुछ निबंध भी लिखे थे इन्होंने जैसे स्वांत दुखाए है, दूसरा पहलू है, क्या आप सांप्रदायिक है, एक कहानी की नोटबुक है, एक कहानीकार की नोटबुक, ये प्रसिद्ध इन्होंने निबंध भी लिखे थे। पाठ का परिचय में देखिए, लेखक ये बताना चाहते हैं कि चारों और सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। अपना देश क्या करते हैं, ये जो अपनी बाउंड्री होती है ना उसको मान लेते हैं, जबकि वो एक देश नहीं होता है। देश किससे बनता है, उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, इन सबसे प्रेम करने तथा समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही क्या होता है, देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा कहानी में एक कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। ये कैप्टन होता है, वो सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति होती है, उस पर वो चश्मा नहीं होता है, ये कैप्टन उस पर चश्मा लगाता है। वैसे भी बेचारा गरीब आदमी चश्मा ही बेचता रहता है। जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं ना करोड़ों लोग। ये कहानी यही कहती है कि बड़े नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है, यानी कोई भी देश में सहयोग कर सकता है। जैसे अपने
अड़ोस पड़ोस अपने परिवेश में मान लो कोई कूड़ा कचरा है, वो सड़कों पे यूं ही फेंक देते, क्योंकि अपना भारत देश है ना। तो अगर उस कूड़े कचरे को कूड़ादान में डाला जाए, अपने अड़ोस पड़ोस में सफाई रखी जाए, कोई सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेल है, बिजली के पोल हैं, उन पे क्षति न पहुंचाए, उनकी सुरक्षा करना, वो भी एक तरह की देशभक्ति है। ये नहीं है कि देशभक्ति आप बॉर्डर पे जाके लड़ोगे तभी देशभक्ति नजर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरीके से आप देश की सहायता कर सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते हैं। बेवजह पानी बहाया जाता है, लोग हजारों लीटर पानी है वो यूं ही नहाने धोने में या गाड़ी साफ करने में लगा देते हैं, जबकि उस पानी का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से किसी भी तरीके से आप देश की सेवा कर सकते हो। अब देखिएगा आप लोग, नेताजी का चश्मा बहुत ही प्यारा चैप्टर है। हवलदार साहब को, एक हवलदार साहब होते हैं, उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता। एक कोई कस्बा था उसमें। अब ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हवलदार साहब को कितने दिन बाद में, तो हर 15वें दिन बाद में। कस्बा बहुत बड़ा तो नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ एक मकान ही थे, और उसमें एक छोटा सा बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार भी था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल भी हुआ करता था, एक लड़कियों का स्कूल था। कस्बे में एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और 1-2 नगर पालिका भी थी। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कस्बे में क्या क्या था, तो एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। एक वहाँ पर नगर पालिका भी थी। अब वो इनमें से 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, 1 दे देगा, 3 दूसरे दे देगा, इस प्रकार से है नहीं है का प्रश्न यहाँ से अच्छा बन सकता है। नगर पालिका थी जो कुछ ना कुछ उसमें करती थी, ऐसे पूछा जा सकता है कि वहां पर कौन सी एक संस्था थी जो कुछ ना कुछ कार्य करवाती थी, तो नगर पालिका। कभी कोई सड़क बनवा दी, क्यों नगर पालिका के काम ही यही होते हैं। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी जाती, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ये नगर पालिका के कार्य थे। और इसी नगर पालिका के किसी एक उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवाई थी ये? एक प्रशासनिक अधिकारी था नगर पालिका, उसी ने। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में, यानी ये जो अपन कहानी पढ़ेंगे वो उस प्रतिमा को लेकर के ही है, बल्कि उसमें एक छोटे से हिस्से के बारे में लिखी गई है कि प्रतिमा में क्या कमी थी। पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध जो बजट है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। यानी मूर्ति ज़्यादा पैसे की हो सकती है, बजट बड़ा हो सकता है। उसके कारण काफ़ी समय ऊहा पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड को शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में एक स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय है वो ले लिया। यानी ये निर्णय नहीं कर सका प्रशासन की, उसका बजट कहाँ से लाएंगे, क्या होगा, कैसा इंजीनियर बुलाया जाएगा, इसकी मूर्ति की जो तस्वीर है, स्केच है, वो कैसे बनाए पहले। इससे पहले उन्होंने एक नॉर्मल से साधारण से कलाकार को पूछ लिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर जी थे, जो कि मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया हो। इस मूर्ति को लगाने का काम किसको सौंपा गया था? मोतीलाल जी को। ये हाई स्कूल के ड्राइंग के टीचर थे, चित्रकला के, और जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास भी दिला दिया था मोतीलाल जी ने। मोतीलाल जी ने कहा कि हाँ, महीने भर में लगवा देंगे, टेंशन ही मत लो। जैसे ही कहा गया, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक तो कोई 2 फुट ऊंची थी, यानी छोटी सी मूर्ति थी, जिसे कह सकते हैं बस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में, कुछ कुछ मासूम लग रहे थे और कुछ कुछ उसमें कमसीन लग रहे थे, मतलब सुंदर। कमसीन का मतलब सुंदर ही होता है। देखते ही ये याद आ जाता है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह वगैरह के नारे याद आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को देखते ही। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी कि नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि जैसी जो मूर्ति होती है ना, उसके चश्मा भी वैसा ही होता है, वैसे ही उसके कपड़े होते हैं। जैसे संगमरमर की बनाई तो कपड़े भी संगमरमर के होंगे, चश्मा भी संगमरमर का, परंतु इस मूर्ति के सचमुच का चश्मा था, संगमरमर का नहीं था। ये एक सामान्य, और वैसे अगर कहा जाए तो चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था, यानी ओरिजिनल चश्मा था, ऐसे संगमरमर का नहीं था।
चौड़े फ्रेम का ब्लैक चश्मा था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, उन्हें इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान है वो फैल गई थी। उनको ऐसे आश्चर्य हुआ, जिज्ञासा हुई कि यार ये कैसे हो सकता है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा है वो रियल है, यानी वास्तविक चश्मा है वो मूर्ति को पहना गया है। अच्छी बात है। जीप है वो कस्बा छोड़ करके आगे बढ़ गई, परंतु हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर के कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। यानी कस्बे के नागरिक उन्होंने ठीक ही किया है कि ओरिजिनल चश्मा पहना है उन्हें, वास्तविक चश्मा। महत्व तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। मूर्ति का रंग कैसा है, रूप कैसा है, कितनी बड़ी है, वो नहीं है, मतलब लोगों की भावना देखिए। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, यानी देशभक्ति उसकी भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बार जब भी हवलदार साहब वहां से गुजरे थे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया उनको। ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि चश्मा दूसरा है। अब की बार उनको फिर दिमाग ठनक गया कि यार पिछली बार तो काला और चौड़ी फ्रेम का चश्मा था, अब की बार दूसरा ही चश्मा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार वाली फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हलदार साहब को कौतुक और बढ़ा। हलदार साहब हैं उनको और ऐसे मतलब जिज्ञासा हुई पूछने की, वाह भाई क्या आइडिया। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। कि यार ये बात तो सही है, मूर्ति के कपड़े तो वही हैं परंतु चश्मा बदल रही है बराबर। तीसरी बार फिर नया चश्मा मिला। ऐसे हलदार साहब हर 15वें दिन आते तो उनको एक अलग परिवर्तन दिखता मूर्ति में। हलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार जब वो कस्बे से गुजरते चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति की ओर ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक इनको जब जिज्ञासा दुर्दन्य हो उठा और पान वाले से पूछ ही लिया, उनको ऐसे हुआ कि यार अब तो पूछना ही पड़ेगा। क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। कि भैया बता तो सही यार ये क्या लफड़ा हो रहा है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदलता है, मैं हर बार आता हूँ नया चश्मा मिलता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था पान बनाने वाला। हलदार साहब का प्रश्न सुन करके आंखों आंखों में हंसा। होता है ना, आंखों आंखों में जो अपने कोये होते हैं वो घुमाए और उनकी तोंद तिरकी, यानी उसकी तोंद, मोटा आदमी था ना, और घूम करके उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है साहब। कि ये कौन करता है, कोई कैप्टन है, उसको लोग कैप्टन कहते हैं, वो चश्मे बेचता है। क्या करता है हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया कि चश्मा वही तो बदलता है बेचारा। हलदार साहब पूछते हैं क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हलदार साहब कहते हैं, हलदार साहब अभी भी समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, अब वो पान वाला समझाता है कि समझो कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक, उसको चौड़े चौखट का चश्मा चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, कैप्टन कहाँ से लाएगा। तो उसने मूर्ति वाले को मूर्ति वाला चश्मा उतारा और दे दिया और उधर दूसरा बैठा दिया, यानी मूर्ति पर दूसरा चश्मा है वो लगा दिया। हलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। कोई चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, उसने नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, यानी परेशान करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, ऐसा होगा कि चश्मे के बगैर नेताजी को अच्छा नहीं लग रहा हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता और वैसे ही फ्रेम के दरकरार करता जैसा कि नेताजी की मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है, चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है, यानी वहां से उतार लाता है, नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम है वो लौटा देता है। वाह भाई क्या खूब है, क्या आइडिया है, मजा आ गया हलदार साहब को। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी ने का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया, संगमरमर वाला। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका है। दोपहर का समय है, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं है। वह फिर आंखों आंखों में ऐसा उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़ करके उसने पीक थूका पान का और मुस्कुराता बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कि मोतीलाल जी मास्टर ने बनाई थी ना वो मूर्ति, तो वो बनाना भूल गए थे, उनको आपाधापी में याद नहीं रहा। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित करने वाली बात थी। हलदार साहब को बुरा लग रहा था, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में
कि ये मूर्ति किसने बनवाई थी, तो मूर्ति के नीचे क्या लिखा था, मास्टर मोतीलाल जी, वो ड्राइंग के टीचर थे। वाकई कस्बे के ये अध्यापक होंगे। बेचारे महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का जो वादा कर दिया था मास्टर मोतीलाल जी ने, बना भी ली थी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता और चश्मे कैसे बनाए जाए कांच वाला, ये तय नहीं कर पाई थी वो, यानी तय नहीं हुआ। ये कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बना करके फिट किया गया होगा, यह है निकल गया होगा। उफ, उनको समझ में नहीं आया। अब हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लगा था। हलदार साहब को बड़ा ही अजीब सा लगा था उनको, यार ये कैसे हो रहा है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुका करके चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ बढ़े, फिर रुके, पीछे मुड़े, पान वाले के पास जाकर के पूछा, क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है? कि ये बताइए, कैप्टन चश्मे वाला कोई नेताजी का मित्र वगैरह है क्या, या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, यानी कुछ तो लफड़ा है उसका। अब पान वाला कहता, वो पान खा ही रहा था, पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच की दूरी पर रोक करके उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, पान वाले ने, और कहा, देखो। ध्यान से देखा, फिर उनकी लाल काली बत्ती सी, अपनी जो लाल काली बत्ती सी थी उसको मुस्कुरा करके बोला, नहीं नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल है, कि वो लंगड़ा आदमी है, वो क्या फौज में जाएगा, वो तो मेंटल टाइप है। अपन ऐसे करते हैं ना ऐसे लोगों के बारे में कि वो तो पागल है। वो देखो वो आ रहा है, उधर से वो चश्मे वाला आ रहा था, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी, उसका भी कहीं पर नाम वाम हो जाएगा। पान वाला कह रहा है। हलदार साहब को पान वाले की ये देशभक्ति की इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बुरा लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक सी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे ले हुए अभी भी एक गली से निकल रहा था, यानी वो आ रहा था। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया। दो इस बेचारे की दुकान भी तो नहीं थी, वो फेरी लगा लगा करके चश्मे बेचता था। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा है और काम भी है, इसलिए हलदार साहब आगे बढ़ जाते हैं। हलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इसी कस्बे से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को लगातार देखते रहे। कभी देखते हैं तो गोल चश्मा मिलता है, तो कभी चौकोर, तो कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाले गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर है। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को बहुत ही कौतुक और प्रफुल्लता के लिए कुछ अक्षण देने के लिए थी, यानी कोई ना कोई चश्मा नेताजी की मूर्ति पे जरूर मिलता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? यार बताओ तो सही, क्या बात हो गई, नेताजी की आंखों पर चश्मा कहाँ चला गया? पान वाला उदास हो गया। अब पान वाले का हृदय है वो भी करुणा से भर गया। उसने पीछे मुड़ करके मुंह का पान थूका और सिर झुका करके अपनी धोती से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया, यानी जो चश्मा पहनाते था ना वो कैप्टन मर गया बेचारा। और कुछ भी नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका करके जीप में आकर के बैठ के और रवाना हो गए। हलदार साहब भी समझ गए मर गया बेचारा। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का, जो इस देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर लेने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। वो दुखी हो गए। 15 दिन बाद में फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उनके मन में, हलदार साहब के मन में एक ऐसा विचार आया कि माँ भाई अब की बार है ना मूर्ति की तरफ देखूंगा ही नहीं। कस्बे की हृदय स्थली में जो सुभाष चंद्र की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकूंगा भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कहा चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, आज आगे कहीं पर पान आगे की कोई जगह पर खा लेंगे। लेकिन आदत के मजबूर थे ना, इसलिए उन्होंने
आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई हवलदार साहब की खुद की, और कुछ ऐसा देखा कि चीखे, अचानक से चीखे, रोको। जीप स्पीड में चल रही थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ते पर चलते हुए लोग देखने लगे। जीप ने रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूद करके तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपक गए और उसके ठीक सामने जाकर के अटेंशन में खड़े हो गए, यानी सावधान की मुद्रा। अटेंशन का मतलब सावधान की मुद्रा होती है। मूर्ति की आंखों में सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं ना। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थी। यानी पतली डंडी का एक घास होती है, उसको सरकंडा बोला जाता है, वो बच्चों ने उस पर, मूर्ति पर मतलब लगवा दिया था। इस प्रकार से अपन ने स्वयं प्रकाश जी की एक छोटी सी कहानी है, उसका अपन ने अध्ययन किया। आशा करता हूं कि नेताजी का चश्मा एक छोटी सी कहानी आपको आराम से समझ में आई होगी। अगर किसी विद्यार्थी की किसी प्रकार की कोई टेंशन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें लेखक अपन को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि आप चाहो तो देशभक्ति किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे लंगड़ा वो कैप्टन था ना चश्मे वाला, वो बेचारा देश सेवा किस प्रकार से कर रहा था, नेताजी की कितनी कदर कर रहा था, कितना मान सम्मान कर रहा था, उसको वो खलता था कि नेताजी हमेशा चश्मे में रहे, तो उनकी मूर्ति के भी एक कोण होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, इसलिए वो लगातार बदलता रहता था। इस प्रकार अपन भी देश की सेवा कर सकते हैं। सार्वजनिक जो संपत्तियां उनकी सुरक्षा करके कर सकते हैं। अपने देश में कूड़ा करकट कचरा होता उसको अलग हटा करके कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से, जैसे ट्रेन है, रोडवेज बसें हैं, बिजली के पोल्स वगैरह हैं, और भी हैं, गंदी नालियाँ वगैरह हैं, उनको ठीक से करने में हर तरीके से अपन सेवा कर सकते हैं। सड़क पे अतिक्रमण हो उसको हटवा करके अपन अपने देश की सेवा कर सकते हैं। हर तरीके से अपन चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कैप्टन ने की है। धन्यवाद दोस्तों।